क्वेश्चन नंबर 100। जेली रोल नाम का एक प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है और पूछ रखा है कि भाई इसमें क्या चीज कितनी होती है। तो देख लो इसको सीधा। जेली रोल मोटिव्स के अंदर 8 बीटा स्ट्रैंड्स मिलते हैं। जब भी कभी ये एरोज दिखाए जाएं तो ये बीटा के लिए होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रक्चर को लेकर के था, लेकिन जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि बीटा को आमतौर पर हम लोग शीट्स के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ बैरल के रूप में मिलता है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। आंसर है डी, 8 बीटा के स्ट्रैंड्स। आई की क्लासेस में काफी सारे इन्फॉर्मेशन काफी डिटेल में, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में वो चिपक के रह जाए, तुम्हें मिल जाती है स्काइप पर और व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू। ये क्लासेस अफोर्डेबल हैं, सप्ताह में कुछ दिन भी करोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन भाई लॉजिक सिंपल सा है, जितने पसीने बहाओगे उतना ही रिजल्ट में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, बीटा हेयर पिन मोटिव। देखिए पहली बात तो ये कि जो बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, इन स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जहां पर ये पेप्टाइड मुड़ी, ये है मेरा हेयर पिन। और आमतौर पर ये हेयर पिन 2 से लेकर 7 रेसिड्यू का होता है। हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि कभी भूल के भी इस पूरे डायग्राम को बीटा स्ट्रैंड्स मत बोल देना। बीटा स्ट्रैंड्स की डेफिनेशन है 2 पेप्टाइड के स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, मतलब डिस्टेंस बराबर हो, उन पे किसी भी 2 पॉइंट पर ले लो। लेकिन क्या यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन होगा? तो जहां भी पेप्टाइड मुड़ रही है ये या तो टर्न्स होते हैं या लूप्स। आमतौर पर लूप बड़े होते हैं और टर्न छोटे। क्वेश्चन नंबर 112। अब एक सीक्वेंस के बारे में जानकारी दे रखी है और अल्फाबेट के साइज बड़े छोटे कर रखे हैं। देखिए जब भी कभी ये डायग्राम आए तो ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। बड़ा साइज ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर कोई डीएनए की एक सीक्वेंस को मैं कई ऑर्गेनिज्म में तलाशूं और चेक करूं कि पहली पोजीशन पर कौन सा बेस कॉमन मिलता है, तो जो बेस ज्यादा कॉमन मिल रहा है मैं उसके साइज को बड़ा दिखाऊंगा, जो कम मिल रहा है वो छोटा। साइज रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो इसलिए आंसर है सी। जैसे याद है प्रमोटर में -10 पर एक सीक्वेंस होती है बैक्टीरिया में, टाट, वो एक कंसेंसस सीक्वेंस है। फर्स्ट पोजीशन पर टी, दूसरी पोजीशन पर ए, तीसरी पोजीशन पर टी एंड सो ऑन। ये बोल रहा होता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में प्रमोटर की -10 सीक्वेंस पर पहली वाली पॉइंट पर टी मिलता है कॉमनली, तो उनको फ्रीक्वेंसीज के रूप में हम ऐसे भी दिखाते हैं। इन ग्राफ्स को हम कई बार टेक्स्ट क्लाउड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है। देखो नेट की तैयारी करते हुए और किसी भी एग्जाम की और तैयारी करते हुए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा पूछी जाती है, और सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो भी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकल गया परसेंटेज में परसेंटेज हटाओ और सेंटीमोर्गन लगाओ, बन गया जीन का मैप। तो अगर यहाँ पे 1% मुझे दिया हुआ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो सीधा इसका आंसर है 1 सेंटीमोर्गन। जब हम कभी 2 जीन के बीच में डिस्टेंस दिखा रहे हो तो या तो हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं या फिर मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए परसेंटेज की जगह पर सीएम लगा सकते हैं, नंबर सेम ही रहता है। ये सारी तैयारी क्या केवल डीबीटी के लिए? डीबीटी का एग्जाम हो या फिर आईसीएमआर का या फिर गेट का या फिर नेट का, भाई सिलेबस तो ओवरलैपिंग है। इस तैयारी को करके केवल ये मत सोचना कि जो तुम कर रहे हो वो डीबीटी में काम आने वाला है, ये तो काम आने वाला है तुम्हारे नेट जून में भी। और ये एग्जाम है जिसका सिलेबस ज्यादा बड़ा है। जब भी कभी हम लोग नेट के लिए तैयारी करते हैं तो बाकी बहुत सारे एग्जाम तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, कैलस मीडिएटेड रीजनरेशन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन बिकॉज। देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जब हम लोग कभी बीजों से या किसी और तरीके से जल्दी जल्दी पेड़ नहीं उगा सकते तो हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के पार्ट लेते हैं और उन पार्ट्स को पूरे प्लांट में जनरेट कर देते हैं। अगर मैं प्लांट की लीफ इस्तेमाल कर रहा हूं या रूट या शूट, तो उसे प्लांट टिश्यू कल्चर में डी डिफरेंशिएट करके हम कैलस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। लेकिन इससे वापस प्लांट जनरेट करना, इसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू था तो हमें रीडिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की रेशियोज काम करती हैं वहां पर। लेकिन यह एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि ये कैलस कल्चर मीडियम में है, प्लांट का नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए में डैमेज होने के चांस काफी रहते हैं। तो इसलिए देखा गया है कि कई तरह के जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं कैलस के टिश्यूज में। तो अगर मैंने यहाँ से टिश्यू उठा करके एक पेड़ बनाया या फिर यहाँ से टिश्यू बना के एक पेड़ बनाया, तो ये पेड़ हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंट हो आपस में, और इसीलिए हम यहाँ से प्रीफर नहीं करते। इसकी बजाय हम सीधा एक लीफ का टुकड़ा लेंगे और उस लीफ के टुकड़े से जड़ें बना लेंगे और उसी से पेड़ खड़ा कर लेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 129, अगर तुमने कभी भी प्लांट हार्मोन पढ़े और जिबरेलिन्स पढ़े तो भाई ये फोटोग्राफ तो सबसे फेमस है, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। और ये कहानी जिबरेलिन्स की थी। उन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा हार्मोन सीडलेस ग्रेप्स बनाएगा, तो क्या मैं बताऊं इसमें से जिबरेलिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 131। अब यहाँ पे मुझे 2 ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और मैच करने के लिए बोला गया।
इसमें से कुछ चीजें तो तुम्हें पता है पहले से ही, जैसे कि F0 कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेज, यानी कि हम F1 पार्टिकल की बात करें, F1 पार्टिकल F0 माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, जिसमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम करता है साइटोसोल में। तो पैक्टिनेज एंजाइम तो वहां मिलेगा ना जहां पैक्टिन्स होंगे, मतलब सेल वॉल में, सेल के बाहर। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज मुझे मिलता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारी बॉडी में बहुत काम करता है। इंडियन मेडिकल बायोलॉजी में कई बार कई सारे डिजीज को चेक करने के लिए हम ब्लड में एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स भी चेक करते हैं। तो मैच कर लो, तुम्हारा आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 132, एक हर्बिसाइड है फॉस्फोआयनोथ्रिसिन, इसकी वजह से प्लांट मर जाते हैं। देखिए, हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो सिलेक्टिवली किसी प्लांट को मार सकते हैं, वो प्लांट जिन्हें हम वीड्स मानते हैं। अब ये पर्टिकुलर केमिकल फॉस्फोआयनोथ्रिसिन, इसको हम लोग ग्लूफोसिनेट के नाम से भी जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में काफी इस्तेमाल है इसका, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए खास तौर से, और प्लांट को सिलेक्टिवली मारने के लिए। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल है, हर्बिसाइड है, जो कि काफी सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉइल बैक्टीरिया के बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट भी बायोलोफोर नाम के एक नेचुरली अकरिंग हर्बिसाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूफोसिनेट में। ये कंपाउंड ग्लूटामिन सिंथेटेज नाम के एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, और ये एंजाइम बहुत जरूरी था ग्लूटामिन के प्रोडक्शन का और अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन का। इसलिए जब भी कभी ग्लूफोसिनेट हम प्लांट को देंगे तो ग्लूटामिन का लेवल कम हो जाएगा और अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा टिश्यू के अंदर, और यही है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो अब तुम्हें पता है कि फॉस्फोआयनोथ्रिसिन किस केमिकल की एक्यूमुलेशन बढ़ा देगा? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? नो डाउट नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जाना जाता है। तो गोल्डन राइस तुम्हें पता है, उसका रंग गोल्डन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन की जीन एक्सप्रेस कराते हैं। बार जीन का काम रेजिस्टेंस ऑफ वायरस के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ वायरस के लिए तो हम दूसरी कहानियां इस्तेमाल करते हैं। बार जीन थी मेल स्टेरिलिटी क्रिएट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो मिसमैच है। बार स्टार और बार्ने सिस्टम कभी तुमने पढ़े होंगे अपनी बायोटेक्नोलॉजी में, खासतौर से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी मेल स्टेरिलिटी के लिए। हमेशा याद रखो कि बार्नेस जीन कहां से आई और बार स्टार जीन कहां से आई, और क्या इनका आपस में रिलेशन। Which one of the following would produce androgenic haploid in anther culture? अब हैप्लॉइड बनाना है और एंथर कल्चर से, तो भाई पहले तो ये बात कर लो कि एंथर के कहानी के अंदर क्या चीज है जो हैप्लॉइड होती है, उसी को तो ग्रो करके तुम हैप्लॉइड प्लांट बना पाओगे। और हैप्लॉइड होते हैं भाई इसके अंदर पोलन ग्रेन्स, या फिर पोलन ग्रेन्स के जो अर्ली स्टेज है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं यंग माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि एंथर में मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड, और फिर यही मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर इन्हीं पोलन ग्रेन्स को मैं कल्चर मीडियम पे ग्रो कर दूं तो इनसे बनने वाला प्लांट एक हैप्लॉइड प्लांट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसको कई बार हम लोग डबल हैप्लॉइड बना लेते हैं कॉल्चिसिम वगैरह दे करके, जिससे एंडोमाइटोसिस हो जाती है। अब जब डीबीटी के एग्जाम में टाइम बहुत सारा नहीं है, तो इस कम टाइम में भी हम डीबीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं iFly के साथ, डीबीटी सुपर सेफ कोर्स के थ्रू। ये कोर्स ऑनलाइन है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 26 मार्च 2019 से लेकर के 14 अप्रैल 2019 तक है। इस कोर्स के अंदर आपके पास 30 से 40 लेक्चर्स आएंगे। ये लेक्चर बड़े कंसाइज है, डिटेल नहीं है। इसमें केवल इंफॉर्मेशन उतनी ही है जो एग्जाम में आती है, और इंफॉर्मेशन बड़े सही तरीके से स्ट्राइक भी करती है। इन 30-40 लेक्चर्स की वजह से आपकी स्कोरिंग की परसेंटेज काफी बढ़ जाने वाली है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी चेक करना होगा कि आप क्वेश्चनों में परफॉर्म कैसे करते हो। तो हम लोग डीबीटी एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी करेंगे। हम समझेंगे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस, कि उनके क्वेश्चन के आंसर क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपने ऑप्शन पिक करने में क्या गलती की। क्या ये गलती वो थी जो सभी लोग करते हैं, या ये आप ही के साथ में कोई दिक्कत थी। और फिर इस एनालिसिस के बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या और अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं कि इस कम टाइम में भी अपने स्कोर को बढ़ा सके। iFly के ये कोर्सेज बड़े शॉर्ट है, फास्ट है, एक्यूरेट है, और इसीलिए तो एफिशिएंट है। iFly के साथ आप और एग्जाम जैसे कि गेट, नेट, ARS, ICMR, सेलेक्ट और MSc एंट्रेंस के एग्जाम, फिर चाहे JNU के लिए बात करें या IIT या टीफर के लिए, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है। तैयारी आपके घर से होती है। हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर बैठे देख सकते हो ऑनलाइन। कोर्स ड्यूरेशन में आप जितनी बार चाहो लेक्चर को रिपीट कर सकते हो। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारा, आखिरकार फ्यूचर भी तो है तुम्हारा।
आई फ्लाई की इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, और फिलहाल तो ढंग से पढ़ लो। डीबीटी बैट का एग्जाम बस आ ही चुका है। चलिए फिर मजे कीजिए। जय हिंद।